अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ एनर्जी, इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 101 एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम एनर्जी के अगर हम डिस्कस करें तो एनर्जी किसे कहते हैं, आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, the living place of people and all the physical and social factors around that affect their living and working conditions is called the environment। यानी लोगों के रहने की जगह और उनके इर्द गिर्द मौजूद तमाम फिज़िकल एंड सोशल फैक्टर जो कि इनके रहन सहन और इनके काम करने की कंडीशंस को अफेक्ट करें, उससे इसका एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसके कंपोनेंट्स तो एयर, वाटर एंड लैंड जो है वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन एयर एनवायरनमेंट का मेन कंपोनेंट है क्योंकि इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एयर इज़ प्रेजेंट अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी ज़मीन के ऊपर 200 किलोमीटर्स तक एयर मौजूद होती है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एंड दिस एटमॉस्फेयर इज़ अ थिक कवर ऑफ गैसेज विच एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट हीट। यानी अगर ये कवर ना होता तो क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता और रात को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि पोल्यूशन किसे कहते हैं। द अनप्लेजेंट चेंज अकरिंग इन एयर, वाटर एंड सरफेस ऑफ अर्थ दैट कॉजेज अनहाइजेनिक इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एज वेल एज ऑन द प्लांट्स इज कॉल्ड पोल्यूशन। यानी हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे इफ़ेक्ट्स हों, इसे पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 6 में आपने डिटेल में पोल्यूशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम थर्मल पोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्मल पोल्यूशन क्या होती है। द थर्मल पोल्यूशन जो है, अगर हम उसको डिफाइन करें, द पोल्यूशन कॉज्ड इन द एनवायरनमेंट बाय हीट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस इज कॉल्ड एज थर्मल पोल्यूशन। यानी हीट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस की वजह से पैदा होने वाले पोल्यूशन को थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हीट जो है वो बहुत सारे यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। इसको एज ए एनर्जी सोर्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो ये जो है वो थर्मल पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि थर्मल पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लेड कंपाउंड्स। और इसके अलावा बहुत सारे जो है जैसे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में या फिर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि थर्मल पोल्यूशन कॉज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी थर्मल पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, लेकिन इसका जो अगर हम इसका बिग कॉज देखें थर्मल पोल्यूशन का, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज लाइक ए ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, कि क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सन हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हाई वेवलेंथ की रेज इमिट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर इन रेज को स्पेस में स्केप आउट नहीं होने देती, जिसकी वजह से वो रेज जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है वो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ठीक है, तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे रोज़ जो है वो डेली थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, वैसे ही अर्थ का जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। व्हेन पोल्यूशन मोर देन अ सर्टेन लिमिट इज एडेड टू द एनवायरनमेंट, इट इज़ नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी जब माहौल में ख़ास हद से ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए तो इसे डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो थर्मल पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट पे बैडली इफेक्ट नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि प्लांट्स हैं या वाटर हैं वो इन्वायरमेंट में बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लेकिन अगर थर्मल पोल्यूशन जो है वो ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग बॉडीज़
की हेल्थ पर वो अफेक्ट करेगा, उनको बैडली जो है डैमेज करेगा। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए जिससे हम थर्मल पोल्यूशन को जो है कम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें अगर देखें, सबसे पहले है फोरेस्टेशन। यानी अगर हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि उतनी ही ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्लांट्स जो हैं वो एब्सॉर्ब करेंगे। क्यों कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको बता दूं क्या होता है कि जिसमें प्लांट्स जो है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे भी थर्मल पोल्यूशन कम होगी। और नेक्स्ट है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो ज़्यादा उसको प्रमोट करें और इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को प्रमोट करें तो भी हम थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल्स व्हीकल्स और इसके अलावा रिक्शाज वगैरह जो है इनके रन करने से क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से हीट और स्मोक और हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जिससे थर्मल पोल्यूशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इनको हम कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें तो उससे भी किसी हद तक थर्मल पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज में जो भी एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसके रिजल्ट में बहुत सारी हीट और हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम उस हीट को अगर यूज़फुल पर्पसेस डिफरेंट यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर लें तो उससे भी हम थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा हम क्या करें कि अगर हम इस तरह के एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें जैसे कि जो हमने नॉन कन्वेंशनल मेथड्स में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ठीक है, अगर हम इन सोर्सेज को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो इससे भी थर्मल पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर हम पॉपुलेशन जो है वो भी इस थर्मल पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को भी कम कर लें तो उससे भी कम हो सकती है थर्मल पोल्यूशन, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो भी सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं तो उससे भी पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी हम थर्मल पोल्यूशन या पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पीपल शुड बी केयरफुल टू बर्न सॉलिड वेस्ट एंड टायर्स एटसेट्रा एट पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, सॉलिड वेस्ट या टायर्स यानी वेस्ट मटेरियल को बर्निंग से भी, अगर हम उसकी बर्निंग भी कम करें तो उससे भी थर्मल पोल्यूशन कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम क्योंकि बर्निंग के रिजल्ट में हीट, स्मोक या हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये ही पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो अगर हम इनको कम कर देंगे तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ में न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। रेडियो एक्टिव इन नेचर मीन्स कि उसमें ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो क्या होता है कि अगर जो भी वर्कर जो उसको डील कर रहे होते हैं, उसकी स्टोरिंग एंड हैंडलिंग कर रहे होते हैं, तो अगर ज़रा सी भी इन रेज की लीकेज हो जाए तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड जीन्स ऑफ लिविंग बॉडीज़, इसके अलावा ये जो है वो स्किन डिजीज़ और कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूज़ किया जाता है उसको प्रॉपरली जो है उसके एक कंक्रीट की वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि इसके डेंजर से बचा जा सके। स्टूडेंट्स, 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया में है
वहाँ रेडिएशन की लीकेज का एक एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें क्या हुआ था कि जो रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से रिएक्टर फट गया था, ठीक है। और बहुत सारी रेडियो एक्टिव गैसेस का क्लाउड स्प्रेड हो गया था एंड हंड्रेड ऑफ पीपल वर किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। लेटर ऑन मैनी ऑफ द पीपल डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल रेडिएशंस इमिट करता है बल्कि न्यूक्लियर वेस्ट भी रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट किसे कहते हैं? द यूज न्यूक्लियर फ्यूल इमिट्स सम रेडिएशंस एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को जो डिस्पोज करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है या तो ये किया जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट की डंपिंग की जाती है, ठीक है। ज़मीन की गहराई में उसको जो है वो दबा दिया जाता है, या फिर इसके अलावा इसको कंटेनर में सील कर कर समुंदर की तह में रख दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके लिए कुछ सजेशंस हैं कि किस तरह से इसको जो है वो डिस्पोज किया जाए, कि जिस तरह इसको ग्लास ब्लॉक्स में जो है वो फ्यूज़ कर दिया जाए, या इसके अलावा जो है इसको किसी रॉकेट में फिल करके जो है वो स्पेस में भेज दिया जाए या दूसरे प्लैनेट्स में, ठीक है। लेकिन इससे ख़तरा ये है कि ये रास्ते में कहीं पड़ सकता है और वापस ज़मीन पे आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई भी मेथड कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए जस्ट यही हो सकता है कि जो भी वर्कर्स जो इसको हैंडल कर रहे हों, जस्ट वो उस रेडियो एक्टिव सोर्स से दूर रहें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो भी सोर्स यूज़ किया जाता है उसको लेड कंटेनर की थिक वॉल में रखा जाए, ठीक है। उससे ये होगा कि जो लेड है वो रेडिएशंस को अलाउ नहीं करता, ठीक है, उनको वो पास नहीं होने देता। तो इस तरह से हम इसके डेंजर से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल, गैस या ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं ये लिमिटेड हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो फॉसिल फ्यूल है उसको बनने में कई हज़ार साल लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करना जो है वो जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है कि उसकी कमी हो सकती है, ठीक है, इन फ्यूचर। तो इसलिए हमें जो है वो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को अडोप्ट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ सजेशंस हैं जो कि अगर हम यूज़ करें तो हम जो है वो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से क्या है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल्स की जगह कोई सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज़ करें, जैसे कि सीएनजी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में अल्कोहल को भी फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो भी व्हीकल्स यूज़ की जाते हैं उनकी इंजन एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ में जो लार्ज अमाउंट में हीट इमिट हो रही है, ठीक है, उस हीट को यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। इसके अलावा ऑफिसेज और स्कूल्स में बल्ब की जगह एनर्जी सेवर यूज़ किए जाएं। स्मॉल डिस्टेंस के लिए वॉक की हैबिट को डेवलप किया जाए। विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस यूज़ की जाए। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइडल पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जाएँ। और या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाए।